किसी भी लैंग्वेज का मुख्य कार्य जो रहता है वो सोर्स कोड को मशीन कोड्स या बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करना और उसके पश्चात हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट में उस प्रोग्राम को प्रदान करना होता है। हम सी लैंग्वेज के द्वारा प्रयोग किए गए उन स्टेप्स को देखते हैं जिसके द्वारा एक बेसिक फाइल को हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट में अवेलेबल करवाया जाता है सी लैंग्वेज के द्वारा। देखिए हमारे पास यहाँ दो पार्ट दिए गए हैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे चार्ट में, जिसमें लेफ्ट साइड पे यदि आप देखें बेसिक स्टेप्स की जानकारी दी गई है, परंतु राइट साइड पे देखें तो इन्हीं बेसिक स्टेप्स को एक्सप्लेन करके बताया गया है। सबसे पहला स्टेप यदि आप देखें तो हमारे पास एक सोर्स फाइल अवेलेबल है, जिसमें सबसे ऊपर देखें हमने stdio.h फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है और एक बेसिक प्रोग्राम टाइप किया है जो हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाना चाहता है। अभी हम प्रोग्रामिंग पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इसकी जानकारी हम आने वाले चैप्टर्स में लेंगे। अभी जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ये समझना है कि ये हमारी एक सोर्स कोड की फाइल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले सी लैंग्वेज में काम करने के लिए हमें एक सोर्स फाइल चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम सोर्स कोड फाइल को सेव करेंगे और उसकी एक्सटेंशन .c के नाम से रखेंगे। जैसे मैं अपनी इस फाइल को myfile.c के नाम से अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता हूं। जैसे ही आप सेव करते हैं तो उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है फाइल को कंपाइल करने से रिलेटेड। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरे स्टेप में फाइल का कंपाइलेशन किया जाता है। इसके अंतर्गत सोर्स कोड को बाइनरी कोड में बदला जाता है और परंतु यदि किसी कारण से कोई एरर प्राप्त होते हैं कंपाइलर को तो इसके बारे में प्रोग्रामर को बताया जाता है। उन सभी एरर्स को दूर करने के पश्चात फाइनली उस सोर्स कोड को बाइनरी कोड में बदल दिया जाता है। ये सारा कार्य कंपाइलिंग प्रोसेस में ही किया जाता है। इस तरह से जो मशीन कोड प्रिपेयर होता है, ये जो बाइनरी कोड वाली जो फाइल हमें अवेलेबल होती है वो फाइल कुछ इस प्रकार से myfile.obj विंडोज में और myfile.o लाइनेक्स या यूनिक्स में प्राप्त होती है। अर्थात जो फाइल आपने myfile.c के नाम से बनाई थी वो फाइल यहाँ पे myfile.obj या myfile.o के नाम से अवेलेबल हो गई है कंपाइलिंग प्रोसेस के पश्चात। इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप जो अवेलेबल रहता है वो रहता है लिंकिंग का। लिंकिंग का सबसे मुख्य कार्य रहता है ये जो फाइलें हमारे पास तैयार हुई हैं इन फाइलों को जोड़ के इकट्ठा करके एक exe फाइल तैयार करना जिससे कि आपका प्रोग्राम रन कर सके। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास इस स्टेप के बाद जो फाइल अवेलेबल रहती है उसका नाम कुछ इस प्रकार से अवेलेबल हो जाता है myfile.exe, जो कि हमारे पास फाइनल प्रोग्राम के रूप में उपलब्ध हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो फाइल सोर्स कोड के रूप में myfile.c में सेव की थी उसको हमने फाइनली myfile.exe के रूप में प्राप्त किया है कंपाइलेशन और लिंकिंग प्रोसेस के पश्चात। तो इस प्रकार सी लैंग्वेज ने हमें हमारी सोर्स कोड को जो हमारा एक इंग्लिश में बेसिक कोड था उसको एक प्रोग्राम के रूप में myfile.exe के रूप में हमें वापस कर दिया है। जब हम इस myfile.exe पे डबल क्लिक करते हैं तो ये वही कार्य करता है जो इसके सोर्स कोड में बताया गया था। तो इस प्रकार से एक सोर्स कोड को एक फाइनल आउटपुट प्रोग्राम तक लेके जाने का कार्य के स्टेप्स इस प्रकार से किए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि सबसे पहले हमें सोर्स फाइल्स तैयार करनी है जो एक प्रोग्रामर के द्वारा यानी हमारे द्वारा तैयार की जाएंगी और जो आपको आउटपुट मिलेगा वो myfile.exe के रूप में अर्थात exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के रूप में आपको आउटपुट मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला मुख्य कार्य रहता है सोर्स कोड को तैयार करना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमें सोर्स फाइल बनानी है। सोर्स फाइल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए इसकी जानकारी है अब हम नेक्स्ट स्टेप्स में लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर सेट ऑफ सी के बारे में। वो बेसिक लेटर्स या अल्फाबेट्स या स्पेशल कैरेक्टर्स जिनका प्रयोग हम अपनी सोर्स फाइल में कर सकते हैं, अर्थात जिनका प्रयोग करने से हम अपनी सोर्स फाइल को तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हैं आपके बेसिक इंग्लिश के लेटर्स जैसे जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखा जाता है, परंतु ये दोनों अलग अलग रूप में अवेलेबल रहते हैं। इसी तरह से डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग भी किया जाता है जिसके द्वारा हम अपनी सोर्स फाइलों को तैयार करते हैं। परंतु यहाँ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें इनको याद रखना जरूरी नहीं है, इनके प्रयोग से ही हम इन्हें सीख सकते हैं, जो हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। सी प्रोग्रामिंग करते समय या कोई भी प्रोग्राम बनाते समय हमें काफी सारा डेटा स्टोर करना पड़ सकता है और डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं।
यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे 10, 20, 30 डेटा है और यहाँ पे x जो इस 10 को डिनोट कर रहा है वेरिएबल नेम है, अर्थात x, y और z यहाँ पे वेरिएबल नेम्स हैं और 10, 20, 30, 10, 20, 30 यहाँ डेटा है। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 का जो सेल है अर्थात ये वाला पार्ट आपका, इसको x वेरिएबल के नाम से डिनोट किया जा रहा है और इसका अभिप्राय ये भी हुआ कि इसको मैं किसी भी समय चेंज कर सकता हूं और इसी तरह से मैं काफी सारे वेरिएबल बना सकता हूं जिनमें अलग अलग प्रकार का डेटा भी स्टोर कर सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे एक p वेरिएबल है जिसमें कैपिटल A को स्टोर किया गया है, Q वेरिएबल है जिसमें 10.86 वैल्यू को स्टोर किया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेरिएबल्स का प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। डेटा स्टोर करने के पश्चात इन वेरिएबल्स के नेम के साथ दोबारा उस डेटा को बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी प्रोग्राम के अंतर्गत। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एक तरह से मेमोरी आइडेंटिफायर रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सेल या इस बॉक्स के नाम को हम x कह रहे हैं, इसमें 10 की जगह कोई और वैल्यू भी हो सकती है और इसको कभी भी वॉश आउट करके दूसरी वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो एक तरह से ये मेमोरी आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनका प्रयोग हम अपनी वैल्यूज को या डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का जिसमें x, y, z को लिया गया है। x, y 2 हमारे पास वेरिएबल है जिसमें x में 10 और y में 20 स्टोर किया गया है, जबकि z में x और y को जोड़कर जो आउटपुट आ रहा है उसको स्टोर किया गया है अर्थात 30। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेरिएबल्स में वैल्यूज और डेटा दोनों चीजें स्टोर की जा सकती हैं। प्रोग्रामिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप बताना। यदि आप यहाँ देखें तो अलग अलग तरह का डेटा स्टोर किया गया है। यहाँ नंबर्स हैं, यहाँ लेटर्स हैं और यहाँ पे यदि आप देखें तो फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर किया गया है। परंतु सी लैंग्वेज में कार्य करने के लिए आपको ये जानकारी देना जरूरी रहता है कि डेटा किस प्रकार का है और डेटा की प्रकार बताने को ही डेटा टाइप्स कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, परंतु वेरिएबल की एक डेटा टाइप निर्धारित करते हैं कि ये वेरिएबल इस डेटा को स्टोर कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे x जो है वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप का है अर्थात केवल नंबर स्टोर कर सकता है और जो p है यहाँ पे वो अल्फाबेट यानी कि कैरेक्टर्स का डेटा ही स्टोर कर सकता है। हम आने वाले चैप्टर्स में डेटा टाइप्स को पूरी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप में यदि बात करें 4 तरह की डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल रहती है। इंटीजर जिसमें न्यूमेरिक डेटा, इसमें न्यूमेरिक डेटा से संबंधित वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। फ्लोट और डबल्स का प्रयोग यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से मुख्य 4 डेटा टाइप्स अवेलेबल रहती है सी लैंग्वेज में और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत और सी में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डेटा टाइप्स की विस्तृत जानकारी हम आने वाले चैप्टर्स में लेंगे। नेक्स्ट जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है किसी सोर्स फाइल को डिक्लेयर करना वो रहता है उसका ब्लॉक। ब्लॉक के द्वारा हम ये जानकारी देते हैं कि कहां से हमारा फंक्शन शुरू हुआ है और कहां पे हमारा फंक्शन खत्म हुआ है। जैसे यदि आप यहाँ ध्यान दें तो ये जो ब्रैकेट करली ब्रेसिस है, ये करली ब्रेसिस ओपन ब्रैकेट के रूप में जहां पे हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ है और इसी तरह से ये करली ब्रैकेट है जो क्लोज कर रही है फंक्शन को, एंडिंग ब्रैकेट अवेलेबल है यहाँ पे करली। तो एक तरह से ये हमारा ब्लॉक है, स्टार्टिंग ब्रैकेट से लेके एंडिंग ब्रैकेट तक हमारा एक ब्लॉक अवेलेबल है। इसमें यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी ब्लॉक या फंक्शन को डिक्लेयर करते समय उसका नाम देना आवश्यक रहता है। तो यहाँ पे नाम देने के लिए जैसे यहाँ पे हमने मेन का प्रयोग किया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है सी लैंग्वेज के अंतर्गत, और यहाँ पे हमने मेल लिख दिया है। उसके साथ ही राउंडेड ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर दी हैं जो ये बताती हैं कि ये हमारा फंक्शन है। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ हमने मेल रखा है और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा ब्लॉक बन गया है जिसका नाम मेल है और जिसकी शुरुआत इस करली ब्रेसिस से लेकर और एंड इस करली ब्रेसिस तक रहता है। तो इस तरह से फंक्शंस को हम ब्लॉक्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं।